दोस्तों, भगत सिंह के पहले भाग में हमने आपको बताया था कि भगत सिंह और उनके साथियों की हत्या करने के बाद उनके आधे जले हुए शव को सतलुज नदी में क्यों फेंक दिया गया था और उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए हिंसा का सहारा क्यों लिया था। अब आगे लाला लाजपत राय की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सभी स्वतंत्रता सेनानी उनकी मौत का बदला लेना चाहते थे। तभी तय हुआ भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल एसपी स्कॉट को मारने के अभियान में भाग लेंगे। 2 दिन पहले यानी 15 दिसंबर को क्रांतिकारियों ने उस जगह का दौरा किया जहां उन्हें स्कॉट को मारना था। एक युवा साथी जय गोपाल को जिम्मेदारी दी गई। जब स्कॉट थाने पहुंचे तो वो इन तीनों को इस बारे में बता दे। स्कॉट की कार का नंबर था 6728। हैरानी की बात यह थी कि जय गोपाल ने पहले स्कॉट को कभी नहीं देखा था। उस दिन स्कॉट पुलिस स्टेशन आए ही नहीं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। उन्होंने एक दिन की छुट्टी ले रखी थी क्योंकि उसी दिन उनकी सास इंग्लैंड से लाहौर आने वाली थी। जब पुलिस स्टेशन से असिस्टेंट एसपी जेपी सैंडर्स बाहर आए तो जय गोपाल ने समझा यही स्कॉट है। उन्होंने इसकी सूचना भगत सिंह और राजगुरु को दे दी। दोपहर बाद जब सैंडर्स पुलिस स्टेशन से बाहर आकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे तब राजगुरु ने उन्हें अपनी जर्मन माउजर पिस्टल से गोली मार दी। भगत सिंह चिल्लाते ही रह गए, नहीं नहीं, ये स्कॉट नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब सैंडर्स गिरे तो भगत सिंह ने भी उनके मृत शरीर में कुछ गोलियां मार दी। चानन सिंह को भी मारी गोली। पहले से तय योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज की तरफ भागे। वहां चंद्रशेखर आजाद ने उनको कवर देने के लिए पोजीशन ली हुई थी। जब भगत सिंह और राजगुरु सैंडर्स को मारने के बाद भाग रहे थे तो एक हेड कांस्टेबल चानन सिंह उनका पीछा करने लगा। जब आजाद के चिल्लाने पर भी वो नहीं रुका तो राजगुरु ने उसे भी गोली मार दी। सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर से बाहर निकलना नामुमकिन था। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। दुर्गा भाभी के साथ लाहौर से निकलने में कामयाब। सैंडर्स को मारने से पहले भगत सिंह ने अपने बाल कटवा लिए थे। पुलिस को उनके नए भेष के बारे में मालूम नहीं था। वो बाल और दाढ़ी रखने वाले एक सिख युवक को ढूंढ रहे थे। तय हुआ कि भगत सिंह साहबों जैसे कपड़े पहनकर ट्रेन पर सवार होंगे। उनके साथ दुर्गा भाभी उनकी पत्नी के रूप में जाएंगी। भगत सिंह और दुर्गा भाभी फर्स्ट क्लास के कूपे में थे जबकि उनके नौकर के भेष में राजगुरु तीसरे दर्जे में सफर कर रहे थे। दोनों के पास लोडेड रिवॉल्वर थी। भगत सिंह और दुर्गा भाभी ने कलकत्ता का रुख किया जहां दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण चौहान पहले से ही मौजूद थे। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का फैसला। कोलकाता में कुछ दिन रहने के बाद भगत सिंह आगरा गए जहां उन्होंने हींग की मंडी मोहल्ले में 2 घर किराए पर लिए। उन्हीं दिनों असेंबली में 2 बिलों पर विचार किया जाना था। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल जिसमें सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। दूसरा था ट्रेड सिक्योरिटी बिल जिसमें श्रमिक संगठनों को हड़ताल करने की मनाही हो गई थी। जिस दिन ये बिल पेश किए जाने थे यानी 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खाकी कमीज
और शॉर्ट्स पहने हुए सेंट्रल असेंबली की दर्शक दीर्घा में पहुंच गए। उस समय असेंबली में कई बड़े नेता जैसे वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू मौजूद थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास। कुलदीप नैयर लिखते हैं, भगत सिंह ने बहुत सावधानी से उस जगह बम फेंका जहां असेंबली का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। जैसे ही बम फटा, पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका। तभी दर्शक दीर्घा से असेंबली में कागज के पैम्पलेट्स उड़ने लगे। असेंबली के सदस्यों को इनकलाब जिंदाबाद और लॉन्ग लीव प्लोरिटेरियन के नारे सुनाई दिए। उन पैम्पलेट्स पर लिखा था, बहरों को सुनने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की। वहीं पर भगत सिंह ने अपनी वो पिस्टल सरेंडर की जिससे उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। उनको पता था कि ये पिस्टल सैंडर्स की हत्या में उनके शामिल होने का सबसे बड़ा सबूत होगी। दोनों को अलग अलग थानों में ले जाया गया। भगत सिंह को मुख्य थाने और बटुकेश्वर दत्त को चांदनी चौक के थाने पर लाया गया। इसका उद्देश्य था कि दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाए ताकि सच का पता लगाया जा सके। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को इस काम के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लाहौर में शोक जुलूस। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के कुछ दिन पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय लॉर्ड इरविन को तार भेजकर भगत सिंह की मौत की सजा को उम्र कैद में परिवर्तित करने की मांग की, लेकिन उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया। फांसी दिए जाने के अगले दिन पूरे लाहौर में हड़ताल रखी गई। उनकी याद में नीला गुंबद से एक शोक जुलूस निकाला गया। ये जगह उस जगह के बहुत पास थी जहां सैंडर्स को गोली मारी गई थी। हजारों हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 मील लंबे जुलूस का हिस्सा बने। पुरुषों ने अपनी बाह में काली पट्टी बांध रखी थी, जबकि महिलाओं ने विरोध के लिए काली साड़ी पहन रखी थी। मॉल से गुजरकर पूरा जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच रुक गया। तभी घोषणा की गई कि भगत सिंह का पूरा परिवार तीनों शहीदों की अस्थियां लेकर फिरोजापुर से लाहौर पहुंच गया है। भगत सिंह की अस्थियों को लाहौर लाया गया। 3 घंटे बाद फूलों से लदे 3 ताबूत उस जुलूस का हिस्सा बन गए। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। उस मौके पर एक उर्दू अखबार के संपादक मौलाना जफर अली खान ने एक नज्म पढ़ी। जिस जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, वहां के वार्डन चरण सिंह धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़े और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने बहुत से लोगों को फांसी होते देखी थी, लेकिन किसी ने इतनी बहादुरी से मौत को गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 साथियों ने। भगत सिंह की मौत के 16 साल 4 महीने 23 दिन बाद भारत आजाद हुआ था और अंग्रेजों को यहां से हमेशा के लिए जाना पड़ा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।